नमस्कार दोस्तों, तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बिहार केसरी खान सर का जो बुक है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हमने पढ़ लिया था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था प्रागैतिक इतिहास से प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। अब हम तीसरा वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सिंधु घाटी की सभ्यता में आपके लिए यहाँ से चलिए लेकर चलता हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता तक। ठीक है ना, तो यहाँ तो ये पूरा हमने जो है पिछले वीडियो में हमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमको पढ़ना है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इस सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता या इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण, किस नदी का नाम यह इसका सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता पड़ा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा गया, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, चलिए जो इसका नाम है दोस्तों, ये इसका देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे इसका कारण नाम जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। याद रखिएगा, ईरानी के लोगों ने हिंदू कहा था, हिंदू या हिंदू। ठीक है ना, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन है, तो वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर पहली बार द चैंपियंस चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और चैनल बनाएंगे जिसका नाम है द चैंपियंस अड्डा। इस चैनल का नाम है द चैंपियंस, और एक और चैनल है द चैंपियंस अड्डा, उस पर भी दोस्तों आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू को यहाँ पे देखते हैं अब। ठीक है ना, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, यह दजला और फरात यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। कौन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियम भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे, मेलुहा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं अब। सरगोन अभिलेख में जो है सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मेलुहा जो है हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है ना, 2350 से 1750। नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों होता है, देखिए, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी जितना कार्बन 14 की मात्रा कम होगी वह वस्तु उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो नई एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों जो काल है इसका वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताया जाता है दोस्तों। तो अगर बात करें कि नई एनसीईआरटी के अनुसार, आप इसी को सही मानिएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है ना, और सारगौन अभिलेख के अनुसार जो है मध्य एशिया के अनुसार ये जो काल है 3250 से 2750। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750। यानी कि पहले जो एनसीईआरटी में था वो 2350 से 1750 था, लेकिन अब जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, तो इसी को याद रखिएगा पहला वाला।
सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सिंधु सभ्यता का जो है वो कितना है, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, आइए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है पूरा जो लेकर, तो इसको देखिए मैं बताऊँ। देखिए कहाँ तक फैली हुई है, तो पूर्व में अगर बात करें पूर्व दिशा में, तो ये आलमगीर उत्तर प्रदेश तक से लेकर, यानी कि आलमगीर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है, तो पूर्व में आलमगीर तक पड़ता है। और पश्चिम में दोस्तों बलूचिस्तान देखिए, सुतका गिंडोर जो दास का नदी सुतका गिंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है पश्चिम दिशा में, याद रखिएगा। पूर्व में क्या है, आलमगीर, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतका गिंडोर। आपको क्या याद रखना है इसमें, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, और पूछेगा कि आलमगीर किस नदी किनारे है, तो हिंडन नदी किनारे है। ठीक है, और पश्चिम में जो है सुतका गिंडोर क्या पड़ता है बलूचिस्तान में, और ये किस नदी किनारे है, दास नदी के किनारे है पश्चिम में, ठीक है ना। उत्तर में बात करें तो उत्तर में जो है, उत्तर में मांडा तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है मांडा, ठीक है ना। और दक्षिण बात करें, दक्षिण में दैमाबाद जो कि मध्य प्रदेश नहीं, दैमाबाद MP महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। दक्षिण में प्रवरा नदी जो है ये मतलब दक्षिण पड़ता है, और प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद, ठीक है ना, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गिंडोर बलूचिस्तान दास नदी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और दक्षिण में दैमाबाद MP महाराष्ट्र प्रवरा नदी किनारे है दक्षिण में, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। तो ये सब उसी समय के जो है सब नगर है, ठीक है ना। अफगानिस्तान से स्थित सोर्तुगई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोर्तुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता के अब तक जो है 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में लगभग 200 स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम जो है उत्खनन हुआ था, ठीक है ना, हड़प्पा नाम मिला था वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको जो है पहले जो मिला था उसी के नाम पर, इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको हम जाना जाता है, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग की टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले। अन्नागार यानी कि यहाँ पर जो है अन्न रखा जाता है, जो चावल गेहूँ जो भी हुआ सब रखा जाता है वहाँ पे ना, वो मिला है 12, ठीक है ना। जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 2750 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। बाप रे, 2750 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से इनमें से दोस्तों क्या हुआ था, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक जो है आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा आपको तो आप क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो। और भारत में अगर पूछ दिया कि भारत में बताइए सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वह राखीगढ़ी। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूरा बात करें कि पूरा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। अगर भारत में कर दिया तो आप क्या कहेंगे, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये तो कक्षा 6-7 में जो है आपको मतलब बता दिया गया होगा स्कूलों में, ठीक है ना। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी हैं। इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई। वृषभ यानी कि भैंस ना, या बैल। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार है मतलब स्विमिंग पूल समझ सकते हैं उस समय का। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का ही नाम है, गिरि पुष्पक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। इसमें हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उसमें लोग प्राकृतिक चारकोल का जो है परत चढ़ाकर इससे हम जलरोधी बनाते थे। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, यानी कि आम लोगों के स्नान के लिए नहीं था, धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। कौन मार्शल? जॉन मार्शल। ठीक है, इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी यानी कि विशाल अन्नागार थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है पूछेगा आपसे, तो ग्रेट ग्रैनरी यानी कि विशाल अन्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.42 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल यानी जो सभा भवन है, आयताकार भवन और पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि असेंबली हॉल यानी कि सभा भवन, आयताकार भवन यानी कि पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। दोस्तों, यह जो है नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस आद्य शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहने हैं, यानी कि जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? इतिहासकार पिगट ने कहा था। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र लोथल ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जैसे हम लोग की आज जो क्या होता है कि मुख्य सड़क के किनारे ही, मतलब मुख्य सड़क के सामने ही हम लोग का दरवाजा खुलता है आगे, ठीक है ना। तो इसमें भी वही था, केवल लोथल ही ऐसा था, बाकी सब पीछे था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगरों जो वो पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि दोस्तों कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे और ईंटों का आकार जो है 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता एस.आर. राव यानी कि रंगनाथ राव हैं। याद रखिएगा, लोथल नगर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। कौन? लोथल। 1957 में यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया यानी कि मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है ना। लोथल नगर चावल की भूसी के साथ रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चंदोदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक जो है नगरी थी, ठीक है। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक और अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर झाकर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों का
साक्ष्य दोस्तों के साक्ष्य कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की जो है अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। कौन? धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देख लेते हैं, नोट पॉइंट। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। तो 2019-20 में जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है, नोटिस बोर्ड मिला है। सुरकोटदा दोस्तों भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान था ही नहीं। रंगपुर स्थल और गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, याद रखिएगा, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग यानी कि ब्राह्मण कह सकते हैं इनको, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके बाद और क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अभी तो हमको बहुत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पढ़ना है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। अभी तो सिंधु सभ्यता में शांतिप्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। ठीक है ना। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये जो है कांस्य, तांबा व टिन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे, सब श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे की लड़ाई कराना, शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ने के प्रिय खेलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा और जो है लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ से ज़्यादातर मुहरे शैल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा आकृति वाली मिली है दोस्तों। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। तो मैं इसको जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। चलिए मतलब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। याद रहेगा टेराकोटा पद्धति। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित व्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। लोथल से चावल और रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। संधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया था। किसने? ईरानियों ने दिया था हिंदू नाम। ठीक है। यहाँ पे विदेशी व्यापार दोस्तों किस चीज़ का व्यापार होता था ना? टीन का व्यापार जो है अफगान ईरान से होता था। ठीक है ना। गोमेद सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक, अफगान ईरान। तांबा जो है खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान में मिलता विदेशी व्यापार होता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान, शीशा ईरान और राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण दोस्तों तो जो पहले गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है। उसके बाद SR राव और सर जॉन मार्शल और माइके ने कहा था कि बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। सर जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण नष्ट हो गई। अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। UR कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा आई होगी। और माधव स्वरूप वत्स ने कहा था कि नदियों के रुख बदलने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। तो ये इन लोगों के अपने अपने विचार है। ठीक है।
उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी कैसे मतलब कब से क्या हुआ था। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने जो है अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन जो है महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। चलिए यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे यानी कि हड़प्पा जो है यानी कहाँ जो है उत्खनन करता कौन है, किस नदी किनारे, ये सब जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं चलिए इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि अब अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आइए इसको खत्म ही कर लेते हैं, अब क्या करते हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा हम तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो है यानी कि देखिए कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों आपका मतलब जो एग्जाम होगा या यूपी पुलिस का होगा, चाहे मतलब अगर आप UPSC IPS का तैयारी करने रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना, PCS का तैयारी करने रहेंगे, तो आप जब मतलब अगर सिंपल सा मतलब पढ़ रहे होंगे, कोई मतलब यूपी पुलिस है चाहे कोई और रेलवे हुआ, ठीक है, तो आपको हड़प्पा यानी कि किस नदी किनारे है वो आपको मतलब किसकी खोज किसने की थी, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे है। और दोस्तों मतलब आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पास करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इससे भी रोका ही हूँ। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल भगवा नदी किनारे है, ठीक है ना, धौलावीरा लोनी नदी किनारे है, चनुदड़ो दोस्तों सिंधु नदी किनारे है, सुरकोटदा दोस्तों जो है ये भगवा नदी किनारे है। ठीक है, और रंगपुर दोस्तों रंगपुर माधव नदी किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे है, कोटदीजी जो है दोस्तों सिंधु नदी किनारे पड़ता है, आलमगीरपुर दोस्तों या आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे पड़ता है, दैमाबाद दोस्तों प्रवरा नदी किनारे है, सुतका गंडोर जो है ये दास का नदी किनारे है, रोपड़ जो है ये सतलज नदी किनारे है, बनावली दोस्तों बनवाली जो है वो रंगोई नदी किनारे है, सोतका दोस्तों सोतका जो है वो शादी कौर नदी किनारे है, राखीगढ़ी जो है घग्गा नदी किनारे है, देसलपुर जो है ये जो है बामूचेला नदी किनारे है, कुणाल या कुड़ाल जो है ये कोसी नदी किनारे है, रोजदी जो है ये भादर नदी किनारे है, मीता थल जो है ये चौटांग व यमुना नदी के मध्य में है, मांडा जो है चिनाब नदी किनारे है, बालाकोट जो है वो कुनहार नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा नदी अब कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें से होगा, जिसमें याद रखिएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल धौलावीरा चनुदड़ो और जो कालीबंगा आलमगीरपुर दैमाबाद सुतका गेंडोर रोपड़ बनावली राखीगढ़ी, तो ये सारे जो मैंने नाम लिया वो ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्राप्त वस्तुएं और खोज यानी कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो देख लेते हैं हम इस वीडियो में, मतलब इसको देख लेते हैं। हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला है, R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्टैचू ऑफ पृष्ठ जो है मैंने पुजारी प्रतिमा मिली है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या हमको मिला है, जलपूर्ति के लिए कुआं मिला है, सूती कपड़े के साथ जो है साक्ष्य कपास स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है, लोथल समय हाथी दांत का पैमाने के घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है, फारस की मुहर शतरंज के साक्ष्य पत्तन अग्निवेदिकाएँ मिली हैं लोथल से। धौलावीरा से नगर 3 क्षेत्रों में विभाजित था, पूर्व मध्य पश्चिम। चनुदड़ो अलंकृत हाथी खिलौना लिपस्टिक वक्राकार ईंटें मिली। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले, मेदवान मिले। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ अग्निवेदिकाएँ मिली। कोटदीदी बाड़ाग्र कांस्य की चूड़ियाँ धातु के उपकरण मिले हैं। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों आलमगीरपुर से क्या क्या मिला, सिरेमिक उत्पाद मेदभांड की मूर्तियाँ मिली। दैमाबाद से में धातु का रथ मिला। सुतका गेंडोर से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन मिला। रोपड़ कृषि गेहूँ चावल के साक्ष्य मिला। ठीक है ना, कृषि का साक्ष्य मिला, गेहूँ से चावल का साक्ष्य मिला रोपड़ से। बनवाली से दोस्तों तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नलियों के अवशेष, सेल खड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें, टेराकोटा का हल मिला। सोतका से हमें परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिला। राखीगढ़ी से हमको क्या खोज मिले दोस्तों, चबूतरे पर बनी अग्निवेदिकाएँ मिट्टी के मनके मिले। देसलपुर से विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले। कुनार से चांदी के 2 मुकुट मिले। रोजदी से हमें मुकुट गेहूं के साक्ष्य मिले। मीता थल से हमें चांदी के आभूषण व बर्तन लंबी सुराहियाँ मिली। बनवाली से हमें क्या मिला, जौ एवं मिट्टी के हल्की आकृति के
साक्ष्य मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैं थोड़ा सा आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप 9889792600 पर जो है आप मतलब कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, इस पर आप हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आप इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, आपको PDF भी मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे आप भेज दूँगा, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे आप, तो मैं उसका मैसेज भेज देंगे, मैं आपको इसको भेज दूँगा। ठीक है PDF दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्या वैदिक सभ्यता पढ़ना शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हमने जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, द चैंपियंस के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है। इसे आपको लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।